नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर को लेकर। नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में मैं हूं आंसू गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी। नमस्कार। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और साथ ही होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी हुई कुछ कहानियां। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब गणतंत्र दिवस बिल्कुल नज़दीक है। कल पराक्रम दिवस पूरे देश में मनाया गया और पूरे देश में न सिर्फ राजधानी दिल्ली में बल्कि पूरे देश में गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां हैं इस वक्त काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से हमने कल देखा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उनसे जिन 11 बच्चों को सम्मानित किया गया, आज उनसे प्रधानमंत्री संवाद भी करेंगे, तो इस पर रहेगी हमारी खास नजर। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं सुर्खियों यानी टॉप स्टोरीज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 11 बच्चों से करेंगे बातचीत। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए थे पुरस्कार। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी का 3 दिन का भारत दौरा आज से होगा शुरू। दौरे से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत होने की उम्मीद। राष्ट्रपति अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। दिल्ली नगर निगम में मेयर और उप मेयर का चुनाव आज 6 जनवरी को चुनाव के दौरान हंगामे के कारण नहीं चुने जा सके थे मेयर चुनाव के लिए बैठक का एजेंडा और कार्यसूची जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 500 मिलियन यूरो की और सैन्य सहायता देने के लिए दी मंजूरी। ब्रसेल्स में ईयू के विदेश मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन को 7वीं बार मदद देने के साथ गैर घातक उपकरण देने पर भी बनी सहमति। और खेलों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में तीसरा और अंतिम 1 दिवसीय मैच आज। सीरीज में न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ करने के साथ आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर जाने के इरादे से उतरेगा भारत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने त्रिकोणीय सीरीज में वेस्ट इंडीज को 56 रन से दी मात। 76 रन की नाबाद पारी खेलने वाली सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना बनी प्लेयर ऑफ द मैच। भुवनेश्वर में चल रहे हॉकी विश्व कप में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू। पहले क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना स्पेन से, वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बिल्कुल। और बात करते हैं वीर बाल पुरस्कारों से जुड़ी हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम 4 बजे अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर देश के बाल नायकों से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। 11 बच्चों को कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं को एक पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए नगद प्रदान किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी बच्चों के साथ बातचीत करेंगी। साथ ही महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मुंजपारा महेंद्र भाई की उपस्थिति में उन्हें बधाई देंगी। पुरस्कार पाने वाले बच्चों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहादुरी और असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करने वाले 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए और कहा कि भारत के जीवन मूल्यों में परोपकार को सर्वोच्च स्थान है। ये रिपोर्ट देखिए। असाधारण योग्यता वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बच्चे हमारे समाज की अमूल्य निधि हैं
उन्होंने कहा कि बच्चों के खुशहाल और स्वर्णिम भविष्य के लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए। राष्ट्रपति ने बच्चों से भी कहा कि 2047 तक एक विकसित और समृद्ध भारत बनाने के लिए उन्हें आज से ही प्रयास करना होगा। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए किया गया हर प्रयास समाज और देश का भविष्य संवारता है। हम सभी को बच्चों की सुरक्षित और खुशहाल बचपन तथा स्वर्णिम भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों को पुरस्कृत करके हम राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रोत्साहित और सम्मानित कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सभी भारतवासियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी पर गर्व है और उनके जीवन से राष्ट्र गौरव को सर्वोपरि बनाने की प्रेरणा मिलती है। राष्ट्रपति ने कहा कि नेताजी के जीवन से बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। नेताजी अपने प्राणों की बाजी लगाकर यूरोप से जापान तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ निरंतर युद्धरत रहे। उन्होंने आजादी मिलने से पहले ही भारतीय स्वाधीनता की भावना को अभिव्यक्त किया और मणिपुर तथा अंडमान में तिरंगा लहराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से हम सबको विशेष रूप से बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। राष्ट्रपति ने इस मौके पर असाधारण उपलब्धियों के लिए 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों ने कला एवं संस्कृति, वीरता, नवाचार, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों से सबको प्रभावित किया है। मैं वर्ल्ड नंबर 1 in under 12 girls and I'm also women FIDE master. I was world number 1 in under 11 girls and world number 2 in under 10 girls. I have won many international medals like Western Asian, Asian schools, Asian youth and many more. I hold a membership for Mensa, which is a high IQ society, and I've designed many various apps and I've wrote 2 books. The 3 major apps are CHP for COVID Help Bengaluru, Country for the World app and IQ Test app. मैंने 36 नेशनल गेम्स में मलखाम खेल में ओपन कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है एंड बिकमिंग द यंगेस्ट मेडलिस्ट ऑफ 36 नेशनल गेम्स। और मैंने 5 गोल्ड मेडल्स, 1 सिल्वर मेडल एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। मैंने अभी तक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो कि 1 hour 2 minutes and 52 seconds कंटिन्यूसली तबला प्ले किया है और इसके साथ 10 नेशनल अवार्ड्स 10 नेशनल कॉम्पिटिशन्स भी ज्वाइन किया है जिसमें मैंने सफलता हासिल की है। और एक इंटरनेशनल जो कि सिंगापुर में हेल्ड हुआ था और यूनेस्को के अंडर था, उसमें भी मैंने गोल्ड हासिल की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 साल तक के बच्चों को प्रदान किए जाते हैं, जिसके तहत पुरस्कार विजेता बच्चों को पदक, 1-1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी आज अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए भारत पहुंचेंगे। राष्ट्रपति अल सीसी राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये पहला अवसर है जब मिस्र का राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि होगा। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में होने वाली परेड में मिस्र की सेना का एक दस्ता भी हिस्सा ले रहा है। राष्ट्रपति सीसी का ये दूसरा भारत दौरा है। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आ रहा है, जिसमें 5 मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। कल राष्ट्रपति सीसी का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा और उनके लिए राजकीय भोज का भी आयोजन होगा। इस दौरे पर राष्ट्रपति सीसी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी, जिसमें द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा परस्पर सहयोग के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भारत के विदेश मंत्री भी इस दौरान राष्ट्रपति सीसी से मुलाकात करेंगे। भारतीय सेना ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर स्वदेश निर्मित अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल, K9 वज्र आकाश प्रक्षेपास्त्र का प्रदर्शन किया जाएगा। नई दिल्ली में कल पत्रकारों से बातचीत में भारतीय सेना ने कहा कि सेना के 6 और वायुसेना और नौसेना का एक दल गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगा। और साल 74वें गणतंत्र दिवस पर मिस्र की 144
सदस्यीय सैन्य टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी और ये एक विशेष आकर्षण होगा। इसके अलावा इस वर्ष प्रदर्शित किए जा रहे सभी सैन्य उपकरण मेड इन इंडिया हैं, जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि भारत सैन्य हार्डवेयर में कैसे आत्मनिर्भर हो रहा है। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने परेड के आयोजकों में से एक से बात की, आइए सुनते हैं। In this parade, 3 Paramveer Chakra awardees and 3 Ashok Chakra awardees also participating. We would also have the Egyptian contingent participating in the parade with us, and all the Indian Army equipment which is being showcased in this parade is indigenized. We would be showing yes, under the Atmanirbhar Bharat, we are using all the indigenized equipment in this parade. You would be able to see MBT Arjun, you would also see the Nag missile system and the BMP-2s. You would also see the K9 Vajra guns, self-propelled guns, and also the mobile automatic launcher of the BrahMos missile system, as also the mobile microwave node and mobile network center for the communications, and the 10-meter short span bridge which is used by the Corps of Engineers in the battles, and also the Akash weapon system. 25-pounder guns are phased out. Yeah, in the Republic Day celebration, the 21 gun salute would also be given by 105 mm Indian field gun this time, and that is also showcasing that we are transitioning towards the indigenized equipment. साथ ही सेना की एक महिला अधिकारी भी डेयर डेविल टीम में भाग ले रही है, जो मोटर बाइक पर कई हैरत अंगेज स्टंट करेगी। पहली बात तो आई एम वेरी प्राउड एंड फीलिंग वेरी गुड एंड मेमोरेबल अबाउट इट दैट आई गेट द चांस टू वॉक द रिपब्लिक डे परेड 2023। मुश्किल था, पिछले 1 साल से मैं इस दिन की तैयारी कर रही हूँ एंड फाइनली आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वॉक द राजपथ। गणतंत्र दिवस की इस परेड में इस तरह के जब हैरतअंगेज कारनामे करते हुए दिखाई देती है भारतीय सेना, तो गर्व के साथ साथ बहुत रोमांच का पल होता है वो। बिल्कुल, और इसकी पूरी तैयारी चल रही है। अभी इस वक्त पर जब हम यहाँ पर ये आपको ये खबरें दे रहे हैं, इस वक्त भी कर्तव्य पथ पर जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं, अर्धसैनिक बलों से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी रिहर्सल कर रहे हैं ताकि सबसे अच्छी जो परेड है वो आप लोगों तक पहुँच सके 26 जनवरी को। और साथ ही दूरदर्शन की ओर से भी विशेष तैयारियां चल रही हैं, विशेष कवरेज आपके लिए करने की पूरी तैयारी चल रही है इस वक्त पर, ताकि 26 जनवरी को अच्छे से अच्छे दृश्य आपको परेड के आप तक पहुंच सकें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं, बैंक संभाल ले। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत नया सवेरा में। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। G20 के हिस्से के रूप में आयोजित B20 की पहली बैठक आज संपन्न होगी। गांधीनगर में कल आयोजित कई पूर्ण सत्रों के दौरान 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन, स्थिरता, डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय समावेशन सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में आयोजित गुजरात के अवसर पर विशेष सत्र एक गुजरात का आयोजित किया गया। वित्त राज्य मंत्री कानूभाई देसाई और उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने राज्य में उपलब्ध व्यापार और निवेश के अवसरों का प्रदर्शन किया। उन्होंने वैश्विक निवेशकों को यहां निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। G20 के अंतिम दिन प्रतिनिधि गिफ्ट सिटी और अन्य पर्यटन स्थलों का दौरा करेंगे।
और अब बात एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज की, जो कि पश्चिम बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद में स्थित हजारद्वारी पहुंचा, जहां सैलानियों ने स्थानीय बाजार के साथ ही बंगाल की विरासत हजारद्वारी, सुप्रसिद्ध इमामबाड़ा और अन्य ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया। आइए देखते हैं। पश्चिम बंगाल के फरक्का से निकलने के बाद एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज अपनी यात्रा में आगे बढ़ता हुआ मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी के किनारे बसे ऐतिहासिक हजारद्वारी पहुंचा। बाजार की चहल पहल के बीच से चलते हुए विदेशी सैलानियों ने नवाब नाजिम हुमायूं जहां बहादुर के ऐतिहासिक हजारद्वारी भवन में प्रवेश किया। यह इटालियन और ग्रीक स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। सैलानियों ने पास के इमामबाड़े की खूबसूरती को देखा। इसके बाद कारवा कटरा मस्जिद की ओर बढ़ा और यहाँ की इमारतों की बेमिसाल कारीगरी को देख सैलानी भाव विभोर हो उठे। सैलानियों ने भारत की प्राचीनतम भवन निर्माण और स्थापत्य कला की कारीगरी को सराहा। This place especially provides a very huge collection of antiques and also big pictures. And it's really amazing to find not only the information about the history, but also you can see something about the history, and you have the best choice actually in here. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण लगातार यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके माध्यम से देश में जलमार्ग पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के साधन विकसित होंगे। इस ऐतिहासिक पर्यटक स्थल पर स्विट्जरलैंड से आए हुए हमारे तमाम विदेशी पर्यटकों को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पूर्ण रूप से सहज एवं सुलभ यात्रा करने में सहायक हो रही है। इनकी ये यात्रा हमारे जलमार्ग के साथ साथ पर्यटन के दिशा में एक सफल, सहज, सुलभ कदम होगा। इस यात्रा का हर पड़ाव भारत की सांस्कृतिक विरासत की तस्वीर पेश कर रहा है। हर दिन सैलानी भारत के नए रंगों से सराबोर हो रहे हैं। इस वक्त हम हजारद्वारी में खड़े हैं और यहाँ पर इटालियन और ग्रीक स्टाइल में बने इस हजारद्वारी किले को, इस बिल्डिंग को उन्होंने यहाँ पर देखा और इसके अंदर जो म्यूजियम है उसको देख करके पिछले ज़माने की यादों को उन्होंने ताज़ा किया और दूसरी तरफ इमामबाड़ा भी वो गए और कटरा मस्जिद का भी उन्होंने दौरा किया। तो एक मिक्स कल्चर जो यहाँ पर है उसको उन्होंने समझा और यहाँ से वो एक अच्छी यादें लेकर के अपने देश को जाएंगे। अपने सहयोगी राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, हजारद्वारी, वेस्ट बंगाल। और आइए सवेरे का वक्त है, हम आपको सीधे मुर्शिदाबाद लिए चलते हैं, पश्चिम बंगाल, जहां पर चंद्रशेखर हमारे संवाददाता गंगा विलास के साथ इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। चंद्रशेखर, बताइए किस तरह का रोमांच पर्यटकों को मिल रहा है वहां पर जो इसमें शामिल हैं? आप तस्वीरों में आप देख रहे थे चंद्रशेखर की यहाँ पर निश्चित तौर पर जो सैलानी है बहुत खुश है, बहुत रोमांचक है और वो सबसे ज्यादा इस चीज को सराह रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो मिक्स कल्चर है और जो हमने जिस प्रकार से अपनी पुरानी ऐतिहासिक चीजों को सजा कर रखा है, संवार के रखा हुआ है, संजो कर रखा हुआ है, उस चीज से वो बड़े अत्वलित है और वो कहते हैं कि इस प्रकार की चीजें उन्होंने इससे पहले कहीं देखी नहीं है और भारत को जितना सुना था और उसको करीब से जानने का उनको मौका मिल रहा है। वो बाज़ारों में जा रहे हैं, बाज़ारों में जाकर के यहाँ की जो यूनिक चीज़ें हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको देख रहे हैं, उससे रोमांचित हो रहे हैं। वो जब गांव में जाते हैं तो गांव के जनजीवन को देखते हैं और ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो विकास की जो यात्रा भारत की चल रही है, नए भारत की, उसमें ग्रामीण भारत भी कहीं पीछे नहीं है बल्कि वो भी साथ में जुट रहा है। तो वहाँ पे कौन कौन सी योजनाएं हैं या फिर उनके बेटरमेंट के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इस चीज़ को भी वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, स्टडी बेसिकली वो कर रहे हैं। ये सिर्फ एक टूरिज्म नहीं है चंद्रशेखर, ये उससे ज़्यादा देखने को लगता है कि वो यहाँ की भारतीय संस्कृति को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं, भारत के विकास को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये उम्मीद भी अब की जानी चाहिए चंद्रशेखर, क्योंकि भारत अब एक ग्लोबल लीडर के रूप में जिस प्रकार से उभर रहा है, तो अब जो सैलानी यहाँ पर आते भी होंगे तो वो सिर्फ यहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट को और कल्चर को ही नहीं बल्कि वो यहाँ के डेवलपमेंट को भी ज़मीनी स्तर पर देखने और स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब वो अपने देश जाएं तो फिर वो ये कह सके कि हाँ, उन्होंने नए उभरते हुए भारत को भी देखा है, उनके डेवलपिंग कल्चर को भी देखा है और किस तरह से आगे जा रहे हैं उसको भी उन्होंने नज़दीक से देखा है। चंद्रशेखर, जिस तरह से आप लगातार जो पर्यटक हैं उनसे मिल रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की तो भावना है ही, लेकिन अगर मैं एक सबसे बड़े बेजोड़ इस एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो आपको क्या नजर आया, खास तौर पर जब आपने पर्यटकों से बात की
और अगला जो आपका स्टॉपेज है वो क्या होगा? देखिए, वो नई पीढ़ी से भी बात कर रहे हैं, वो जो यंगस्टर्स हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं उनसे भी वो बात कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो केवल आर्ट एंड क्राफ्ट को नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, वो यहाँ के कल्चर को भी देख रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पहले भी भारत में आए थे लेकिन अब वो भारत में और ज़्यादा बदलाव देख रहे हैं। विकास की यहाँ तक बात की जाती है उसको, और कई लोगों ने हमसे डिस्कस भी किया कि भारत को समझना बहुत ज़रूरी है अब ये आने वाले जो वक्त हैं इसमें, क्योंकि आप बहुत बड़ा रोल वैश्विक स्तर पर प्ले करने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ के जो गांव हैं, वहाँ का जो कल्चर है, क्योंकि भारत की आत्मा कहा जाता है गांव में बसती है, तो गांव को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये लोग जो है वो नदी के किनारे किनारे बसे जो भी ऐतिहासिक स्मारक हैं, स्थल हैं, उनको तो देख ही रहे हैं, और बल्कि उसके साथ साथ जो गाँव हैं उसकी तस्वीर को भी देखने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के कल्चर को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आचल ये जो मिक्स यहाँ पे भी कल्चर है कि हम किस प्रकार से विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ अपनी ज़रूरतों को संजोने का भी प्रयास कर रहे हैं, ये उससे काफी ज्यादा जो है आकर्षित हुए हैं इस तरफ। और एक सवाल और ये आपसे संक्षिप्त में चंद्रशेखर, तो किस तरह की चुनौतियां आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये एमवी जो गंगा विलास 2 से सबसे बड़ा क्रूज माना जा रहा है, तो ऐसे में जैसे जैसे वो अपने अलग अलग हॉल्ट्स ले रहा है, जो प्राधिकरण है उसके लिए भी ये नित्य नए एक्सपीरियंस हैं, तो चुनौतियां किस लिहाज से पार पाता हुआ जो ये एमवी गंगा विलास क्रूज है वो? ये आंचल, ये जब जो रूट निकाला गया था, जिसको चैनल कहा जाता है बेसिकली, और ये जो चैनल जब निकाला गया था, इस चैनल को निकालने से पहले इसकी पूरी तरीके से सर्वे हो गया चुका था और देखा गया था कि चूंकि इस जो गंगा विलास है इसको पानी की जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर आप कह सकते हैं कि उतनी इसको ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे जो पानी है वो काफ़ी है इसके लिए तैरने के लिए इसको। और जैसे कि हमने फरक्का बैराज का भी दिखाया था कि वो लॉक था, नेविगेशन लॉक, उसको खोलना और फिर पानी के स्तर तक उसको लेकर के आना, क्योंकि उसकी हाइट जो है वो 5 से 6 फुट होती है लॉक की, बैराज की, और उसके पानी को नीचे नदी के लेवल पे लाना और फिर उसको आगे की ओर बढ़ाना, तो ये भी एक अलग चैलेंज था। लेकिन जो बीच में पुल भी पड़ते हैं, कई सारी चीजें हैं, लेकिन उसको पलटन पुल को भी निकालना से भी इसको निकालना, ये एक तरीके से चैलेंज आप कह सकती हैं आंचल। लेकिन जो भारतीय जलमार्ग जो प्राधिकरण है वो पूरी तरीके से मुस्तैद था, क्योंकि और उसके साथ साथ कई सारी बोट्स भी हम देख रहे हैं, वेसल्स भी हैं जो साथ में चल रही हैं, सर्वे वेसल्स, जो कि इसमें जो पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बनी रहे और ये सही चैनल से सुव्यवस्थित तरीके से अपनी यात्रा को कर सके। इसके लिए काफ़ी जो एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो आंचल, ये अपनी यात्रा तक मूर्ति जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो भी सुरक्षा मानक है उसका भी पूरी तरीके से यहाँ पर पालन जो किया है वो किया जा रहा है। और एक जो मुद्दा बीच में उठ रहा था कि डॉल्फिन्स को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही है, इसको लेकर के कल हमने जो उनके मालिक हैं राज सिंह, उनसे भी बात की थी और जो एक्सपर्ट है उनसे भी बात की थी, तो उनका यही कहना था कि जो इसका इंजन है वो पीछे की साइड लगा हुआ है, आगे की साइड से जब ये जहाज आगे की ओर बढ़ता है तो डॉल्फिन जो है वो सतर्क ऑलरेडी हो जाती हैं और वो अपने किनारे की साइड चली जाती हैं, जिससे कि उनको किसी प्रकार का कोई खतरा उतरा नहीं होता है। और ये एक इसी तरीके से इसको इजाद भी किया गया और ये चैनल को भी उसी तरीके से बनाया गया। शुक्रिया चंद्रशेखर आपका। और हमारे भी दर्शक बहुत कम ये सुनकर आश्चर्य दर्शकों को हो रहा होगा डॉल्फिन का नाम सुनकर। दरअसल इन नदियों में कई जगहों पर डॉल्फिन है, तो चंद्रशेखर आप कोशिश कीजिएगा हमारे दर्शकों के लिए डॉल्फिन के दृश्य अगर आपको दिखें तो कैप्चर करने की, ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा सकें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी ना? और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर
और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए अब खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। तो प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव निष्ठा पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज समापन है। कल सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि चुनावों में समावेशिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ साथ लोकतांत्रिक चुनावी कवायद के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी की भागीदारी महत्वपूर्ण हो गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव के बारे में फर्जी सामग्री पकड़ने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी पर बल देते हुए कहा कि चुनावों से संबंधी फर्जी खबरों की पहचान सोशल मीडिया मंच करें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों के पास अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चुनावों को लेकर फर्जी इस तरह की विस्तृत फर्जी खबरों को पकड़ने की क्षमता है। निर्वाचन आयोग ने इस विषय पर पहला सम्मेलन दिसंबर 2021 में किया था। सम्मेलन में आर्मेनिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, इंडोनेशिया, जॉर्जिया, फिलीपींस सहित 16 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। और आज दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण दिन है। दिल्ली नगर निगम में मेयर और उप मेयर के साथ 6 दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव आज होगा। नई दिल्ली स्थित सिविक सेंटर में यह चुनाव होने जा रहा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजों को आए 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अब तक एमसीडी का गठन नहीं हो पाया है। 6 जनवरी को मेयर, उप मेयर सहित स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए चुनाव होना था, लेकिन सदन में हुए हंगामे की वजह से दिल्ली को अब तक मेयर नहीं मिल पाया है। 4 दिसंबर को हुए 250 सीटों वाले नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जबकि भाजपा ने 104 सीटें जीती थीं। आम आदमी पार्टी ने शैली ओबेरॉय को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है, जबकि उप महापौर के लिए आने वाले आले मोहम्मद इकबाल को उतारा गया है, जबकि भाजपा ने महापौर पद के लिए रेखा गुप्ता और उप महापौर के लिए कमल बागड़ी को मैदान में उतारा है। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज कुमार जुड़ गए हैं। धीरज, सुप्रभात आपको। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आज दिल्ली को उसका जो मेयर है, उप मेयर, वो आज मिल जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से हंगामे की वजह से 1.5 महीने से भी ऊपर का वक्त हो गया है और अभी तक ये पद चुनावों के बाद भी खाली है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि जो दिल्ली को नया मेयर मिल जाए। हालांकि ये बात भी खुशी की बात है, हो चाहे आम आदमी से हो या भारतीय जनता पार्टी से हो, दोनों में से कोई जो मेयर होगा वो महिला होगा। तो अचल आपने मुझे सुबह की बधाई दी, तो मैं आपको भी बधाई के साथ कहूं कि दिल्ली का जो भी मेयर होगा वो महिला मेयर ही होगा। और जो हंगामे की जो 6 जनवरी को जो मेयर का चुनाव होना था और 6 जनवरी के बाद जैसे हंगामे और जुबानी के बीच ये चुनाव टला, और आज इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि आज मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर का चयन जरूर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टियों ने एक कार्यसूची बनाई है और दोनों पार्टियों ने उस कार्यसूची पर अपनी सहमति भी जताई है। और उस कार्यसूची के मुताबिक आज जबकि 11 बजे से सदन की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, उस प्रक्रिया के मुताबिक सबसे पहले जीते हुए जो पार्षद हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद ही नवनिर्वाचित, उसके बाद ही जो इलेक्टेड जो मेयर होते हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। और एमसीडी का जो एक्ट है, एमसीडी का जो नियम है, उस नियम के मुताबिक ही जो चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इस बात के लिए दोनों पार्टियों ने अपनी रजामंदी जरूर दिखाई है।
और ऐसा कहा जा रहा है कि जो इलेक्टेड जो मेंबर होंगे निगम पार्षद जो इलेक्टेड निगम पार्षद होंगे, इलेक्टेड निगम पार्षद को वोटिंग का राइट नहीं होगा। वो मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में अपना मतदान नहीं दे पाएंगे। हालांकि जो निगम जो जोन का जो पार्षद चुना जाता है, जोन का जो चेयरमैन चुना जाता है, जोन के चेयरमैन के लिए उनको वोट देने का अधिकार उनके पास दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 250 पार्षद, और अगर हम राज्यसभा और लोकसभा की बात करें तो दिल्ली में 10 सांसद हैं, तो 10 सांसदों का वोट होगा, जिसमें कि आपको मैं बता दूं के साथ जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं दिल्ली के, और 3 जो राज्यसभा सांसद हैं दिल्ली में, वो राज्यसभा सांसद वो आम आदमी पार्टी से हैं। तो सांसदों को भी अधिकार होगा। इसके अलावा एक नियम और है कि जो 5वां हिस्सा, विधायकों का 5वां हिस्सा, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में 70 विधानसभा है, और 70 विधानसभा में से 5वां हिस्सा मतलब 14 विधायकों को भी वोटिंग का राइट होगा। और 14 विधायकों में आंकड़ों के लिहाज से अगर हम देखें तो उसमें 13 जो विधायक होंगे वो आम आदमी पार्टी के होंगे, और 1 विधायक जो होंगे वो भारतीय जनता पार्टी से होंगे। तो कुल मिला के दोनों पार्टियों ने इस बात पे सहमति जताई है कि जो एमसीडी का जो एक्ट है, एमसीडी का जो लॉ है, उस लॉ के मुताबिक इस चुनाव को संपन्न कराया जाए। आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियों ने इस पे सहमति जताई है। ये अब देखना होगा कि जब चुनाव की प्रक्रिया 11 बजे से शुरू होती है तो 11 बजे क्या होता है, क्या एक बार फिर ये चुनाव हंगामे की भेंट चढ़ेगी या शांतिपूर्ण तरीके से मेयर और उपमेयर को चुन लिया जाएगा। हालांकि एक बात और मैं कह दूं कि दोनों पार्टियों ने अपने अपने तरीके के दावे किए हैं। दोनों पार्टियां इस बात पर जोर दे रही है कि मेयर, दिल्ली का मेयर जो होगा वो हमारा ही। ठीक है धीरज, हम आशा करते हैं कि आज किसी तरह का कोई हंगामा नहीं होगा, दिल्ली को अपना मेयर मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धीरज इन तमाम जानकारियों के लिए। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 2018 से स्थापना दिवस कार्यक्रम 3 दिन तक मनाया जाता है और इसमें सभी सरकारी विभागों की भागीदारी होती है। इस दौरान 26 जनवरी तक राज्य भर में कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस निवेश और रोजगार के मुख्य विषय पर केंद्रित है। इस दौरान राज्य स्तरीय कार्यक्रम लखनऊ के अवध शिल्पग्राम और नोएडा के नोएडा शिल्पग्राम में होंगे, जबकि जिला मुख्यालयों में भी जिला स्तर पर आयोजन होंगे। वहीं निवेश और रोजगार पर केंद्रित संगोष्ठियां होंगी, साथ ही रोड शो और उद्यमियों के सम्मेलन भी होंगे। निवेश, रोजगार, डिजिटल उत्तर प्रदेश, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्राकृतिक कृषि जैसे विषयों पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। फोटो और फिल्म ब्रोशर के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों और जिलों की विशेष प्रतिभाओं की सफलता की कहानियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। इस अवसर पर सभी कार्यक्रम स्थलों पर उत्तर प्रदेश राज्य के गठन से लेकर अभी तक प्रदेश की विकास यात्रा से संबंधित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की पहल पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने की थी। राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार के गठन के बाद 2018 से ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को इस राज्य को उत्तर प्रदेश के रूप में पहचान मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य की जनता को शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य के निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये राज्य संस्कृति, साहित्य, कला, राजनीति और सामाजिक परिवर्तन के आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली और परिश्रमी निवासियों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 15वां राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस विशेष रूप से भारतीय समाज में विभिन्न क्षेत्रों में लड़कियों द्वारा सामने की जाने वाली असमानताओं, भेदभाव और शोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ये दिन उन असमानताओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने का आह्वान करता है। साल 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। तब से इस दिवस को मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाना भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। ये दिन
लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और उनके अधिकार को दर्शाता है। और लंबे इंतजार के बाद अब सर्दियों की बारिश का आगाज होने की संभावना नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह छिटपुट बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर बादल छाए रहेंगे, वहीं शाम के समय बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान कम होकर 24 डिग्री पर पहुंच जाएगा, वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में व्यापक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार बादल और बारिश की संभावनाओं के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट शुरू होगी। 26 जनवरी तक राजधानी में बारिश के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री के आसपास और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री तक हो सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच भारत के मौसम विज्ञान विभाग की माने तो पिछले 4 साल में 23 जनवरी यानी कि सोमवार के दिन दिल्ली के लिए सबसे गर्म दिन के रूप में से रिकॉर्ड किया गया। सोमवार को राजधानी दिल्ली में साफ आसमान और गर्म पूर्व हवाओं के संयोजन के साथ दिल्ली का अधिकतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस और रविवार के अधिकतम तापमान से 1.9 डिग्री अधिक और सामान्य 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वहीं आने वाले कुछ दिनों में हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में मुख्य रूप से 25 और 26 जनवरी को वर्षा हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज और कल तेज वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। वहीं इस बीच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ओले पड़ने की भी संभावना है। इसके बाद 27 जनवरी को एक अन्य वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। इसकी वजह से हिमालय क्षेत्र में एक बार फिर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 28 और 29 जनवरी को उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। वक्त छोटे से ब्रेक का। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक का स्वागत और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फिर एक बार गोलीबारी की घटना हुई है। कल देर रात हुई गोलीबारी की 2 घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है और एक शख्स घायल हुआ है। ये घटना उत्तरी कैलिफोर्निया के हाफ मून बे क्षेत्र में हुई है। कैलिफोर्निया की सैन मैंथियो काउंटी के शेरिफ ने एक ट्वीट के जरिए लोगों को आश्वस्त करते हुए बताया कि संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस समय समुदाय के लिए कोई खतरा नहीं है। कैलिफोर्निया में 2 दिन पहले चीनी नववर्ष के दिन हुई एक और गोलीबारी की घटना में 11 लोगों की मौत हो गई थी। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 500 मिलियन यूरो की और सैन्य सहायता देने के लिए मंजूरी दी है।
ब्रसल्स में यूरोपीय संघ के 27 विदेश मंत्रियों की हुई बैठक में यूक्रेन को 7वीं बार मदद देने पर सहमति बनी। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ने कहा कि विदेश मंत्रियों ने 500 मिलियन यूरो पैकेज के अलावा यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन से करीबन 45 मिलियन यूरो और गैर घातक उपकरण देने पर सहमति जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि जर्मनी ने बैठक के दौरान ये साफ किया कि वो किसी भी देश को लेपर्ड टैंक के यूक्रेन भेजने पर किसी तरह की भी पाबंदी नहीं लगाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस से चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेनी सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर फेरबदल करने की घोषणा की है। सरकार में मौजूद लोगों पर लग रहे रिश्वत लेने और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये बयान आया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के इरादे से कहा कि इन पदों पर 1 से 2 दिन के भीतर बदलाव किए जाएंगे। खबर टर्की से। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में तुर्की के दूतावास के बाहर कुरान जलाने की घटना के बाद अब अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हालांकि किसी को भी पवित्र लगने वाले खिताब को जलाना अपमानजनक है, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन नाटो के सदस्य बनने के लिए तैयार हैं। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का कहना है कि स्वीडन को अपनी सदस्यता के लिए तुर्की के समर्थन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गौरतलब है कि स्वीडन में 3 दिन पहले तुर्की और स्वीडन की नाटो सदस्यता के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिले थे, जिसके बाद तुर्की के साथ उसके रिश्तों में तनाव बढ़ गया था। स्वीडन को नाटो में शामिल होने के लिए तुर्की की सहमति जरूरी है। अर्जेंटीना और ब्राजील ने मर्कोसिर व्यापारिक ब्लॉक के भीतर व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए साझा मुद्रा स्थापित करने की इच्छा जताई है। अर्जेंटीना और ब्राजील के वित्त मंत्रियों ने कहा कि इस कदम से दक्षिणी अमेरिकी देशों के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी। अर्जेंटीना के वित्त मंत्री ने कहा कि ये साझा मूल्य प्रत्येक सदस्य के सकल घरेलू उत्पाद पर आधारित होंगे। और अब खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जहां कल लाखों घरों की बिजली गुल होने के बाद अब सरकार वापस सप्लाई ठीक करने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि कल सुबह पाकिस्तान में हाई टेंशन लाइन में खराबी आने से ग्रिड फेल हो गई थी, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों को बिजली के संकट का सामना करना पड़ा। सप्लाई फेल होने के कई घंटों बाद अब कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई बहाल होने लगी है। महंगाई और आर्थिक संकट झेल रही पाकिस्तान में पहले भी कई बार बिजली संकट देखने को मिला। और आइए अब आपको खेल की खबरों की ओर लिए चलते हैं। और बात क्रिकेट को लेकर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज का तीसरा मुकाबला आज इंदौर में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त हासिल कर चुकी है। ऐसे में आत्मविश्वास से लबरेज भारतीय टीम की नजर तीसरा मैच जीतकर सीरीज को क्लीन स्वीप करने की होगी। हैदराबाद और रायपुर में जीत हासिल कर 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज में अजय बढ़त हासिल कर चुकी भारतीय टीम अब तैयार है न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मुकाबले के लिए। ये मुकाबला मंगलवार को इंदौर में खेला जाएगा। सीरीज के पहले मैच में भारत ने 12 रन से रोमांचक जीत दर्ज की थी। इसके बाद सीरीज के दूसरे मैच को भारतीय टीम ने 8 विकेट से अपने नाम करते हुए 2-0 से अजय बढ़त हासिल कर ली। बात हॉकी की। ओडिशा में खेले जा रहे FIH हॉकी विश्व कप में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की शुरुआत होने जा रही है। इनके पहले मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया का सामना स्पेन से होगा। भुवनेश्वर में होने वाला ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 4 बजे खेला जाएगा, जबकि दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल बेल्जियम और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से भुवनेश्वर में शुरू होगा।
और आइए अब आपको लिए चलते हैं विज्ञान जगत की ओर। तो साइंस हब के आज के इस अंक में हम जानेंगे एक ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में जिसे इस्तेमाल करने या फिर कोई भी कमांड देने के लिए आपको कोडिंग आनी जरूरी नहीं है। ये आसानी से आपके फिजिकल जेस्चर्स को देखकर और आवाज को सुनकर काम करेगा। देखिए खास रिपोर्ट। एआई तकनीक दिन प्रतिदिन हमारे जीवन का हिस्सा बनती जा रही है और बात अगर एआई रोबोट की करें तो ये हमारे जीवन को और आसान बनाने में मदद करता है, लेकिन इसे कमांड देने के लिए आपको कोडिंग का सहारा लेना पड़ता है। पर अब नेक्स्ट इंडस्ट्रीज ने एक ऐसा एआई बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट टाइटन बॉय नाम का एक रोबोट बनाया है जो 1 फीट से थोड़ा लंबा है और किसी भी इंसान के हैंड मूवमेंट और वॉइस कमांड से काम करना शुरू कर देता है। इसके लिए कोई कोडिंग या कोड लाइंस सीखने की जरूरत नहीं है। ये एक पैकेज में आता है जिसमें टाइटन बॉय, 2 वॉइस और एक मोशन कंट्रोलर और टैक्टिजन सॉफ्टवेयर जो कि एआई को मूवमेंट सिखाने में मदद करता है, ये सभी शामिल हैं। हम मैन और मशीन के इंटरैक्शन को और भी आसान बनाना चाहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि हम उस तरीके में बदलाव लाना चाहते हैं जिस तरह से इंसानों का मशीनों के साथ संबंध है। इस टाइटन बॉय रोबोट का ये लक्ष्य है कि ये एक ऐसी तकनीक के लिए दरवाजे खोलेगा जो बाकी उपयोगों के लिए व्यापक रूप से ज्यादा स्केलेबल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सिने जगत की ओर। तो सिनेमा के इस अंक में आज हम बात करेंगे अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर की वेब सीरीज द नाइट मैनेजर की, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया। और आदित्य इस सीरीज में शान सेन गुप्ता नामक एक सीक्रेट एजेंट है जो होटल में नाइट मैनेजर के पद पर काम कर रहा है। इस सीरीज का निर्देशन संदीप मोदी ने किया है। अंधेरे के उस पार रोशनी नहीं, अक्सर और गहरा अंधेरा होता है। सिने जगत के अभिनेता अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर की वेब सीरीज द नाइट मैनेजर का ट्रेलर जारी हो गया है। काम जितना मुश्किल है उससे कई ज्यादा खतरनाक है। ये एक स्पाई थ्रिलर सीरीज होने वाली है। ट्रेलर में एकदम अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं अनिल कपूर, तो वहीं आदित्य भी शानदार अभिनय करते नजर आ रहे हैं। आने वाले कल में जीते। आदित्य सीरीज में शान सेन गुप्ता के नाम के एक सीक्रेट एजेंट हैं जो होटल में नाइट मैनेजर के पद पर काम करता है। My name is Shan Sen Gupta, I'm the night manager. द नाइट मैनेजर हॉलीवुड की इसी नाम से बनी एक सीरीज का हिंदी रीमेक है जो एक नॉवेल की कहानी पर आधारित है। सब कुछ आपका ही। इस सीरीज में अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर के अलावा शोभिता धुलीपाला और रवि बहल भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। वेब सीरीज द नाइट मैनेजर 17 फरवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं एक खूबसूरत पहल की। गया के रहने वाले मोहम्मद शमीम ने कमाल कर दिखाया है। 9 माह में ही पोलियो का शिकार होकर पैर से दिव्यांग हो जाने वाला मोहम्मद शमीम अब फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जौहर दिखाएगा। गया के कटारी हिल रोड स्थित अंबेडकर नगर के समीप रहने वाले मोहम्मद शमीम आलम का चयन मार्च 2023 में फ्रांस के मेड्स शहर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एबिलंपिक्स में टेलरिंग प्रतियोगिता के लिए हुआ है। भारत से इस प्रतियोगिता में अकेले मोहम्मद शमीम का ही चयन हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। गया के रहने वाले मोहम्मद शमीम ने कमाल कर दिखाया है। 9 माह में ही पोलियो का शिकार होकर पैर से दिव्यांग हो जाने वाले मोहम्मद शमीम अब फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जौहर दिखाएंगे। गया के कटारी हिल रोड स्थित अंबेडकर नगर के समीप रहने वाले मोहम्मद शमीम आलम का चयन अंतर्राष्ट्रीय एबिलंपिक्स में टेलरिंग प्रतियोगिता के लिए हुआ है। भारत से इस प्रतियोगिता में अकेले मोहम्मद शमीम का ही चयन हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय एपिलम्पिक्स प्रतियोगिता दिव्यांगों के लिए ही होती है। इनमें कई तरह की प्रतियोगिताएं शामिल होती हैं, जिसमें टेलरिंग और फोटोग्राफी समेत 14 तरह की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में शमीम का चयन सबसे कम समय में कोट सिलने के लिए हुआ। शमीम 8 से 10 घंटे में बनने वाले कोट को केवल 6 घंटे से भी कम समय में सिल देते हैं। ओलंपिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कुछ सीखने सिखाने ज़िंदगी संभालने का मौका मिलता है। ये स्किल इंडिया की तरह है। ओलंपिक सिर्फ विकलांगों के लिए गेम होता है, जो सिलेक्शन मेडल जीतने के बाद इंडिया में, उसके बाद बाहर के लिए कुछ इंटरनेशनल खेलने का मौका मिलता है। और शमीम के इस जौहर दिखाएंगे, शमीम अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत का नाम रोशन करेंगे। और इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेहत की। और कहते हैं कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए सर्दियों में मौसम का असर बच्चों पर तुरंत होने की संभावना अधिक होती है। सर्दियों में बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए क्या करना होगा, आइए जानते हैं। सर्दियों का मौसम है, ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर कई खतरे बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, बच्चों के लिए स्वास्थ्य को लेकर मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ठंड के मौसम में केवल सर्दी जुकाम का खतरा ही नहीं, बल्कि कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बच्चों को परेशान कर सकती हैं। वैसे तो सर्दी का प्रभाव सभी पर होता है, लेकिन बच्चों पर इसका प्रभाव अधिक होता है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। 6 महीने तक के बच्चों पर सर्दी के मौसम का अधिक प्रभाव हो सकता है क्योंकि पहली बार वो सर्दी का सामना कर रहे होते हैं, इसलिए उनका अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता है। ठंडी के मौसम में नवजात शिशुओं को सर्दी से बचाना अत्यंत आवश्यक है, परंतु कुछ चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि सर्दी आपके बच्चों के लिए घातक ना हो। जैसे कि नंबर 1, बच्चों को लूज क्लोथ्स पहनाएं, गर्म कपड़े पहनाएं। बच्चों को हर 2 से 3 घंटे में दूध पिलाते रहें, स्पेशली 1 महीने से नीचे बच्चों को, जिससे कि वो एक्सेस कपड़ों में डिहाइड्रेट ना हो। इस दौरान बच्चों की स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो कोशिश करें कोई सा भी एक सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र इनके शरीर पे 1 या 2 बार ज़रूर लगाएं, या सिंपल हल्के हाथों से नारियल का तेल या ओलिव ऑयल हल्के हाथों से अप्लाई कर दें। यदि तापमान परिवर्तन हो, यानी अचानक अंदर से बाहर ठंड में जाना पड़े, तो ये समस्या का कारण बन सकता है। बच्चों में समस्या हो तो अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में लक्षणों को पहचानना और तुरंत इलाज करवाना जरूरी है। लापरवाही करना स्थिति की गंभीरता बढ़ा सकता है। बच्चों को सर्दी के मौसम में सुरक्षित रखें, साथ ही संक्रमण न हो, इसके लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान देना जरूरी है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में अब बात करते हैं मौसम को लेकर। मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी जारी की गई है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं और ओलावृष्टि भी हो सकती है। और वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, ओलावृष्टि हो सकती है और यहाँ बिजली भी कड़क सकती है। वहीं भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई है जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। और साथ ही साथ मौसम विभाग की ओर से ये भी कहा गया है कि अंडमान सागर और उसके साथ जो सटे हुए दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के इलाके हैं वहाँ मछुआरे ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर 40 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चल सकती हैं। और आइए अब विभिन्न शहरों का तापमान देख लेते हैं।
तो नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। और बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले सुभाष घई अपना 78वां जन्मदिन मना रहे हैं। सुभाष घई की फिल्मों की बात की जाए तो कर्ज, परदेश, विश्वनाथ, सौदागर, खलनायक और राम लखन जैसी ब्लॉकबस्टर दिए जाने के लिए वो जाने जाते हैं। तो नया सवेरा के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं सुभाष घई द्वारा निर्देशित कुछ उनकी खास फिल्मों की झलकियों के साथ। आप इनका आनंद लीजिए, हमें दीजिए इजाजत।